हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन या ऐसे रीड नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आप सब लोगों के लिए एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें हम बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं जो कि हमारे मतलब कि हम जैसे इतना सारा नहीं पढ़ने का दिल करता। जब भी आप पढ़ते हो आपका मन करता है कि यार मुझे एक छोटा सा शॉर्ट क्रिस्प में मिल जाता ना तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज आज के ज़माने में हमारा जो माइंडसेट है वो फ्रेम हो चुका है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए। सो अगर हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पढ़ाई में यूज़ करें तो वो बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम। सो इसलिए मैंने इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट क्रिस्प समरी में बना दिया है ऑफ अराउंड 10 पेजेस, जिसको हम आराम से रीड कर सकते हैं। और इसमें मैंने कोई अलग से कुछ नहीं डाला है, आपके आईसीआई मॉड्यूल के ही स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हो वो डाले हुए हैं, उसी की ही लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक्चुअल में हमें वहीं से रेफ़र करनी है उनको एज इट इज़ कॉपी किया है, बाकी जिन चीज़ों को हम कट शॉर्ट कर सकते थे उनको कट शॉर्ट भी किया है। सो दिस इज़ द पीडीएफ जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से कवर करते हुए जाएंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बोलूँगी कि I'd रिकमेंड कि आप बुक से रीड कर लो एक आध दो चीज़ें, बट वो बेटर रहेगा कि अगर आप ना भी करो और इसको डायरेक्टली पीडीएफ से भी रेफ़र कर लो, बिकॉज ये आपका एमसीक्यू है। सो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, और फिर आप आराम से एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर सकते हो। इसके अगली वीडियो में हम कुछ इसके एमसीक्यूज़ भी देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आईसीआई ने पूछे हुए हैं जो कि हमें काम आएंगे जब हम अपना एसपीओम का पेपर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। देखो लीन सिस्टम का मतलब होता है लीन मतलब कम, मतलब अगर एक सेंस में बताऊँ लीन मतलब कम। सो लीन सिस्टम क्या कहता है कि आप काम करो, खूब सारा काम करो, मतलब आप प्रोडक्शन करो, खूब सारी प्रोडक्शन करो विद मिनिमम वेस्ट, ठीक है। तो ये लीन सिस्टम इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कहता है कि भाई आप लीन सिस्टम से चलो, कम से कम वेस्टेज करो और अपना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रखो। सो इसमें हम कुछ 6 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, विच इज़ जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग और 6 सिग्मा। अब ये सब क्या है, मैंने नाम तो रीड कर दिए। देखो सबसे पहले लीन सिस्टम को समझने के लिए हमें एक पिरामिड समझना पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू लुक एट दिस पिरामिड, अगर आप देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ को वर्क कराने के लिए आपको उसको एक एनवायरनमेंट में लेके आना पड़ता है। अब वो एनवायरनमेंट में कैसे आएगा, जब आप उसको साफ़ रखोगे, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें सही जगह पर रखी होंगी, एक प्रॉपर प्लेस पर रखी होंगी। अगर आप अपनी डेस्क को ही देखो या अपने रूम को ही देखो, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अपने क्लासरूम को देखो, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आप उसमें जाकर पढ़ोगे जो जिस एनवायरनमेंट के लिए वो चीज़ बनी हुई है, राइट। क्लासरूम में जाके आप सोगे तो हो नहीं, मतलब उसमें कोई बेड तो नहीं डाला हुआ कि आप सो जाओ वहाँ पर जाके। प्रॉपर चेयर टेबल्स रखी होती हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, कबर्ड्स होती हैं, लॉकर्स होते हैं, ठीक है, स्टेशनरी का सामान होता है। सो आपको एक वर्क प्लेस को मैनेज करना पड़ेगा, उस क्लासरूम को मैनेज करा जाएगा। सिमिलरली आपके डेस्क को मैनेज करते हो आप, कि उस पर आप अपनी डेस्क सेटअप करोगे, उस पर पेन पेंसिल होल्डर होगा, आपके लैपटॉप के लिए स्टैंड होगा, आपका लैपटॉप रखा होगा, आपका टैबलेट रखा होगा, या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो वो रखी होगी, ठीक है। आपकी बुक्स रखी होंगी, या बुक्स के लिए आपने अलग एक साइड में अलमीरा बनाई हुई होगी, आपने उसमें बुक्स रखी होंगी, या हर चीज़ का एक सेट प्लेस होता है, उसको आप साफ़ रखते हो, उसका आपको पता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब आपकी वो चीज़ सेट होती है तो आप हो जाती है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बहुत आसानी से जा सकते हो। सो वही ये 5 प्लेस वर्क प्लेस मैनेजमेंट हम करेंगे। अब 5S इस चीज़ को बताता है। 5S क्या होता है? 5S इज़ बेसिकली एक जापानीज सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या देखते हैं, कुछ 5 चीज़ें हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो अपने वर्क प्लेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड दीज 5S आर द फाउंडेशन पिलर्स, बिकॉज हमने देखा ना पिरामिड में सबसे नीचे थे ये। सो सबसे पहला 5S में सबसे पहला ऐसा आता है सॉर्ट का, जिसको जापानीज़ में सेरी बोलते हैं, ठीक है। अभी सॉर्ट क्या कहता है कि आप जो चीज़ जहाँ पे चाहिए जब चाहिए उसको कितनी चाहिए, आप उसकी एक सेट प्लेस बना दो, वो चीज़ वहीं पर रखी जानी चाहिए। जैसे आपकी किचन होती है, आपको पता है आपकी गैस जो है, आपका इंडक्शन जो है, वो आपका एक उसका सेट प्लेस है, वो वहीं रखी जाएगी। आप उसको उठा के किसी और कैबिनेट में नहीं रखोगे, कहीं और नहीं लेके जाओगे, उसको सिंक में नहीं डालोगे, वो जहाँ रखी है वो वहीं रखी है। जहाँ आपका आरओ लगा हुआ है वो आरओ वहीं लगा हुआ है, ठीक है। आपका आटा दाल चावल जो भी सारा राशन का सामान है वो जिस प्लेस पे रखा रहता है वो उसी प्लेस पे रखा रहता है, उसको आप कहीं और नहीं लेके जाते। सो दैट इज़ सेरी, यानी कि सॉर्ट करो आप चीज़ों को। और जो भी वेस्टेज का सामान है, आपने देखा है मम्मी सारा वेस्टेज अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो उसको फेंक देती हैं, या उस पर ध्यान रखती हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं घर पे।
सो बेसिकली दैट इज़ सॉर्ट, आप चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। फिर सेतों आते हैं, दैट इज़ सेट इन ऑर्डर। अब आपने सॉर्ट कर लिया कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ, आपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ मेरी गैस यहाँ रखी होगी, मेरा आटा दाल चावल वहाँ रखा होगा, फ्रिज वहाँ होगा, आर ओ वहाँ होगा, सारी चीज़ें इधर उधर की वहाँ होंगी, कप्स वहाँ रखे होंगे, ठीक है। आपने सारी चीज़ें सॉर्ट करी, अब आप उनको ऑर्डर में सेट करोगे, ठीक है। अब इसका सिंपल सा इसका एक कीवर्ड है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो काइंड ऑफ सॉर्ट और सेट इन ऑर्डर पैरेलली चलते हैं, ठीक है। अब जैसे गैस, आपको पता है गैस आपकी कहाँ रखी होगी, सो दैट इज सेट इन ऑर्डर कि वो प्लेस, उसकी प्लेस वही है और वो वहीं जाएगी, ठीक है। ताकि जब भी आपको, अब जब आप किचन में जाते हो आपको ढूंढना नहीं पड़ता गैस कहाँ रखी है, ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। ऑल्दो लाइटर को ढूंढना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, बट किसी और चीज़ को नहीं ढूंढना पड़ता ज़्यादा। आपको पता है कि चीज़ें यहीं रखी होती है, मुझे पता है यहाँ रखी हुई है, यहीं से मिलेगी मुझे, ठीक है। दैट इज सेट इन ऑर्डर एंड सॉर्ट। आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये चीज़ अलग रखनी है, वो चीज़ अलग रखनी है, ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये चीज़ वहाँ रखनी है, ये सब सेरी और सेट इन ऑर्डर का पार्ट है, सॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर। देन आता है ये सब चीज़ें कर दी, अब आप ये सब रखो तो धूल हटेगी सारी चीज़ों में, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लीन दैट प्लेस टू मेक इट मोर वायबल, मोर अट्रैक्टिव, या मोर लुक्रेटिव टू वर्क इन, ठीक है। तो आप उसको साफ़ करोगे। अब साफ़ करने को यहाँ पे उन्होंने जैपनीज़ में उसको टर्म दिया है सेसो, जिसका मतलब होता है शाइन, मतलब चमकाना चीज़ों को, क्लेनलीनेस करना हर चीज़ की। अपने टूल्स की क्लीनिंग करोगे, आप उस जगह की क्लीनिंग करोगे, आप टेबल की क्लीनिंग करोगे, ठीक है। आप किचन में आप स्लैब की क्लीनिंग करोगे, सिंक की क्लीनिंग करोगे, फ्रिज की क्लीनिंग करोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग करोगे, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग करोगे। सो आपको क्लीनलीनेस रखनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से वर्क करे, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में देखोगे तो इक्विपमेंट्स की, मशीन्स की प्रॉपर ऑयलिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, क्योंकि स्क्रू अगर ढीला है तो उसको टाइट कर देते हैं, या जो भी चीज़ें मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है। सो दैट इज सेसो, दैट इज शाइन, क्लीनलीनेस रखोगे। देन कम सेकेत्सु, दैट इज स्टैंडर्डाइज की। अब जैसे घर पे ये सब नहीं चलता स्टैंडर्ड, मम्मी कोई एसओपी नहीं बना के देती है आपको कि बेटा ये लो एसओपी, अब किचन में आना है तो ऐसी। ऑल्दो वो बैक ऑफ द माइंड हमारे पता है कि हमें कैसे करना है, बट अगर हम किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाएँ या किसी कंपनी में जाएँ, सॉरी किसी फैक्ट्री में जाएँ, तो वहाँ पे सेट स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि मतलब आपको अगर इस मशीन को ऑपरेट करना है तो कैसे करना है, इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ठीक है। ये स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्मार्ट, हमेशा आपके एसओपी स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक। आप उनको स्पेसिफिक रखो कि भाई ये करना है, ये चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल या ऐसे कुछ नहीं करना, ओके। मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी कि आपके एसओपी स्मार्ट होने चाहिए। सो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की, जो आपने सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन में जो चीज़ें करी हैं कि वो वैसे ही चले जिस तरीके से आपने करी थी। सो दैट इज स्टैंडर्डाइज। अब फिर लास्ट पार्ट आता है सेकेत्सु, दैट इज सस्टेन। अब जो आपने कर लिया अब उसको सस्टेन करो, ठीक है। अगर आप सस्टेन नहीं करोगे तो फिर सारी चीज़ें बिखर जाएंगी, फिर सारी चीज़ें फैल जाएंगी, सारा कुछ खिंच जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी उसको दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए। सो इसीलिए ही हमने फोर्थ स्टेप में सेकेत्सु यानी कि स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि सस्टेन करने में ईजी हो, ठीक है। अब जो आपके वर्कर्स होंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको आपको कम्युनिकेट करना है कि आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। हम आपको एसओपीज़ दे रहे हैं, हम आपको स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं कि क्या है, ठीक है। आप पीरियोडिक चेक्स रखोगे उन पर कि सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं या नहीं, प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंटेन हो रही है या नहीं, ताकि मेरा जो 5S का मेरा फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मेरा 5S स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेरे आगे के जो मैं उसमें स्टेप्स डालूंगी या प्रोसीजर्स जो भी है वो सब बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। एंड लास्ट स्टेप आता है जो इंटरलिंकिंग, मैंने आपको समझा ही दी ऑलरेडी कि सारे ये 5S एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कि देखो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें देखो उन्होंने कितने प्यारे तरीके से बताया हुआ है। देखो शित्सुके इज़ व्हाट सस्टेन। आपको सारी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए ये सारे 5S करने पड़ेंगे। सेरी मीन्स सॉर्ट। जब आप हाई क्वालिटी, ठीक है, आप चीज़ों को सॉर्ट करोगे, आप हाई क्वालिटी चीज़ें देखोगे, फिर हाई अवेलेबिलिटी रेट होगा आपका, क्योंकि चीज़ आपको पता है। सेट इन ऑर्डर से क्या होगा, आपको पता है कि मेरी चीज़ वहाँ रखी है, मुझे वहाँ से फटाफट लेके आनी है, आपका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। फिर आपकी उस वजह से हाई प्रोडक्टिविटी होगी। आप जब चीज़ों को क्लीन रखोगे, मेंटेन रखोगे, प्रॉपर रखोगे तो सेफ्टी भी बढ़ेगी, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, राइट। ये करने के बाद सेकेत्सु वाज व्हाट, आपने स्टैंडर्ड्स एसओपीज़ मेंटेन करें, तो रीच, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ ऐसे ही वर्क करेगी। अगर इसमें कोई एरर भी आया है या इसमें कोई माइन्यूट सी दिक्कत आई है, मुझे पता है वो कैसे ठीक होगी, बिकॉज दैट इज़
उसको बोलोगे आप कि वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है आपके लिए चीज़ें फिर। एंड देन लो कॉस्ट, आपकी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि आपको हर बार अपनी मशीन को रिपेयर नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, ठीक है। कुछ टूट गया तो उसको रिप्लेस नहीं करना, बिकॉज आपने सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पर रखी हैं। कुछ खो गया तो उसको वापस से दोबारा ख़रीद के नहीं लेके आना, बिकॉज आपको पता है कि वो चीज़ वहीं रखी होगी, वो कभी खोएगी भी नहीं। सो ये जब सारी चीज़ें हो जाती है तो आपका आराम से 5S फाउंडेशन आपकी सस्टेन कर जाती है। सो दैट इज़ शित्सुके। अब हम फिर से अपने पिरामिड पे आ जाते हैं। हमने अपनी वर्क प्लेस को अच्छे से मैनेज कर लिया, एकदम प्रॉपर वर्केबल, एकदम क्लीन, नीट, शाइनी, ठीक है, एकदम एस्थेटिक वर्क प्लेस बना दी। उसके बाद हमें आना पड़ता है, जब आपने 5S कर लिया, उसके बाद आप देखोगे इस पिरामिड में आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, JIT, लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, ठीक है, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें बहुत सारी दिख रही हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वो लीन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो आपके प्रोडक्शन का पार्ट है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को या जो भी आपका काम है उस चीज़ को कैसे कर रहे हो। दैट इज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है कि आप पहले से ही प्रिवेंट कर रहे हो चीज़ों को कि वो ख़राब ही ना हो, ताकि आपको रिपेयरिंग ना करवानी पड़े। आप उनको पहले ही एक्चुअली जो आपका एक्सीडेंट है या कुछ भी जो ख़राब हो रहा है उसको आप पहले ही प्रिवेंट कर लो, उस तरीके से आप मेजर्स ले लो। दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर ये जब चीज़, ये देखो फाउंडेशन के बाद आता है जो आपका कोर पार्ट है, कोर बिजनेस का पार्ट है। ये 3 चीज़ें वो हैं, ठीक है, टिल PM, राइट। फिर उसके बाद आता है जस्ट इन टाइम एंड लीन सिस्टम। जस्ट इन टाइम एक है, ऑल तो जस्ट इन टाइम भी लीन सिस्टम का ही पार्ट है, बट जस्ट इन टाइम इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द लीन सिस्टम का पार्ट। और फिर जो बाकी अदर टेक्निक्स हैं वो आपके लीन सिस्टम में उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से डिपिक्ट की हुई हैं, राइट। सो जस्ट इन टाइम इज़ व्हाट, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लीन सिस्टम में और अदर टेक्निक्स हो जाती हैं। ये जो हमने 5 टेक्निक्स लिखी हुई हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ अदर टेक्निक्स ऑफ लीन सिस्टम। फिर जब आप ये चीज़ें कर लो तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब आप जो हमने पढ़ा था ना कि ये 5S TPM के फाउंडेशन पिलर्स हैं, तो हमने यहाँ पे फाउंडेशन पिलर सेट कर दिए हैं। इन्हीं से ही मिलते जुलते हमें TPM में यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में चीज़ें देखने मिलेंगी। एंड देन वी हैव एट द टॉप ऑफ द पिरामिड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाओगे, आप आइडियाज़ लेके आ पाओगे, आप इनोवेशन कर पाओगे कि मुझे अपना प्रोडक्ट या मुझे अपनी जो भी सर्विसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मुझे कैसे और बेटर बनानी है और वैल्यू एडिशन करना है, उसको हम कैसे हाई क्वालिटी सिग्नल्स अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट लीन सिस्टम के फाउंडेशन पिलर्स एंड दिस पिरामिड इज़। अब हमने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को बहुत अच्छी तरह कर लिया है, राइट। अब हम आ जाते हैं, सॉरी टोटल प्रोडक्टिव नहीं, 5S को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ जस्ट इन टाइम। सबसे पहले जस्ट इन टाइम क्या कहता है, इसको बड़ा कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम इज़ व्हाट, आप चीज़ों को तभी खरीदोगे या तभी प्रोड्यूस करोगे जब आपको उनकी नीड है। सपोज क्या होता है, जैसे कार्स होती है तो कार्स को आपको बुक कराना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि 6-6 महीने की बुकिंग है, 8-8 महीने की बुकिंग है, तो वो बुकिंग क्या होती है। सो बेसिकली आप बुक कराते हो, मैन्युफैक्चरर को पता चलता है कि अगर 10 गाड़ियों की डिमांड है, जैसे रेंज रोवर है, राइट, आपने रेंज रोवर बुक कराई, ओके। अब मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि मुझे रेंज रोवर की 10 गाड़ियों की डिमांड, मान लो आपके साथ और 9 लोगों ने रेंज रोवर को बुक किया। अब उनको आइडिया लग जाएगा कि मुझे 10 रेंज रोवर्स को मैन्युफैक्चर करने में, असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा। सो वो उसके बेसिस पर आपको एक टाइम लिमिट देंगे कि आपने आज बुक की है, सो आपको डिलीवरी तब मिलेगी। सो जो ये कार्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, मतलब इनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर इनको पहले से ही वो मैन्युफैक्चर करके रख लेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उनको पहले से ही प्रोड्यूस करके रखनी पड़ती है, राइट। बट ये रेंज रोवर जैसी कार्स, ये हाई एंड कार्स, प्रीमियम कार्स हर कोई नहीं खरीदता, राइट। तो इसलिए इनको ये पहले से ही बुक करवा लेते हैं कि देखो मुझे रेंज रोवर चाहिए आज, मतलब आज मैंने बुक करी है रेंज रोवर, और मैन्युफैक्चर बता देगा कि आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आपको डिलीवरी हो जाएगी कार की, राइट। सो दिस इज़ जस्ट इन टाइम कि उन्होंने पहले डिमांड देखी कि मुझे 10 गाड़ियों की डिमांड है, उसके बेसिस पर उन्होंने सामान मंगवाया, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की उन कार्स की, तब फिर आपको वो डिलीवर करेंगे। इससे क्या होगा, टाइम की भी बचत होगी, ठीक है। मटेरियल, लेबर आपको जितना चाहिए उतना ही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा आपकी इन्वेंट्री नहीं बैठी हुई है कि आपने बना ली थी 15 गाड़ी,
डिमांड आई 10 गाड़ी की, अब आपकी 5 कार्स पड़ी हुई हैं, पता चल रहा है वो बिकी ही नहीं और आउटडेटेड हो गई और कंपनी ने न्यू मॉडल निकाल दिया, ठीक है, तो फिर आपको उसको लो प्राइस पे बेचना पड़ेगा और उससे आपको नुकसान होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ जस्ट इन टाइम, यही इसका एसेंस है जस्ट इन टाइम का, कि जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे ही हम प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, GIT परचेज एंड GIT प्रोडक्शन। GIT परचेज एंड प्रोडक्शन करेंगे, देन वी विल अकम्प्लिश अ फुल हाउस जस्ट इन टाइम इन आवर लीन सिस्टम, ओके। सो जस्ट इन टाइम परचेज क्या होता है कि जब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तभी हमें मटेरियल आएगा। अब उसको ट्रैक करने के लिए कंपनीज क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस क्या कर सकते हैं, वो EDI सिस्टम्स मेंटेन कर सकते हैं। EDI सिस्टम्स क्या होता है बेसिकली, ये आपका SAP वगैरह ही होता है, ठीक है। ये सिस्टम्स होते हैं कि जिनसे आप अपनी इन्वेंट्री को पंचन कर सकते हो, अपनी डिमांड्स को पंचन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एशियन पेंट्स ने ऐसा किया हुआ है कि उनके हर शॉप पर, जैसे आप जाओगे हर आपके शहरों में भी, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, एशियन पेंट्स की हर एक ना एक तो शॉप होती है, और उसमें आप जाके कोई भी कलर डिमांड कर सकते हो। वो कहते हैं कि अगर आप उनसे कोई भी, उनके कलर के कोड्स होते हैं, कोई भी कोड जाके पूछोगे उनसे कि मुझे XYZ कोड का कलर चाहिए, तो कहेंगे ठीक है अभी मेरे पास नहीं है बट ये बन के आएगा। सो तो वो 1-2 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। बट ऐसा कैसे, ठीक है, बिकॉज उनके सिस्टम्स इतने प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सेंट्रलाइज्ड, एंड हर शॉप पे उनका वो सिस्टम लगा हुआ है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आती उस चीज़ को ट्रैक करने में। सो ये सिस्टम्स होते हैं। अब जैसे आपने सामान मंगवाया किसी सप्लायर से, तो वो कहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन फ्लोर है या जो है, ठीक है, फैक्ट्री है, उसमें कहाँ पे डिलीवर होगी वो सारी चीज़ें। ऐसा तो है नहीं कि वो उन्होंने गेट पे ही छोड़ दिया या कहीं भी जाके ले जाके रख दिया। सो उसके लिए आपने सेट लोकेशन बनाई हुई है। तो जैसे मान लो आपकी एक मशीन है, मशीन 1 2 3, उसमें आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप सप्लायर से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि जब सप्लायर अपनी ट्रक में वो सामान लेकर आए, तो उसको जो अनलोड करे वो मशीन 1 2 3 के पास ही अनलोड करे, ताकि वहाँ पर आपको ईजिली एक्सेसिबल हो वो मटेरियल, आपको इधर उधर जाना ना पड़े, आपका मूवमेंट टाइम कम हो, ठीक है, आपका टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाएगा। सो दैट इज़ जस्ट इन टाइम परचेज। सिमिलरली जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन होता है कि आप प्रोड्यूस करोगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको नीड है आपने तभी चीज़ों को प्रोड्यूस किया है। इससे क्या होगा, शॉर्ट सेटअप टाइम्स होंगे। अब आपको मशीन को रोज़ सेटअप नहीं करना, जब आपको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है, जब आपके पास डिमांड आ रही है, आप तभी ही मशीन को सेटअप करोगे। सो शॉर्ट सेटअप टाइम्स लगेंगे। सेटअप टाइम क्या हो गया कि मशीन सेटअप हुई हुई है, अब आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा बार बार सेटअप करने में। आपने एक बार सेटअप किया, सामान बनाया, बंद कर दिया। अब जब दोबारा कभी डिमांड आएगी तब आप फिर से सेटअप करोगे, राइट। आपको मेंटेनेंस भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी मशीन एक तो हम 5S वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, आपकी मशीन्स मेंटेन्ड है, राइट। तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीन चलती है उसकी मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप घिस के मशीन पे से काम करवाए जा रहे हो, डिमांड आ नहीं रही है बट आप प्रोडक्शन करवाए जा रहे हो, आपने अपने मन में सोच लिया मेरी 100 गाड़ियाँ बिकेंगी, डिमांड सिर्फ 10 की आ रही है, बट आपने मन में सोच लिया अब 100 गाड़ियाँ बनवा रहे हो, आपकी मशीन ख़राब हो चुकी है, आप उसके बिल्कुल पुर्जे ढीले हो चुके हैं, ठीक है। सो उसका आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा कराना पड़ेगा। बट अगर आपको पता है कि मेरा इतनी मशीन का यूसेज है, सो आपको मेंटेनेंस भी कम करवाना पड़ेगा, राइट। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी उस हिसाब से ट्रेन करके रखोगे कि आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेन होंगे कि उनको ये मशीन बनानी है, इतने टाइम पीरियड में बनानी है, मतलब ये प्रोडक्ट बनाना है, इतने टाइम पीरियड में बनाना है, मशीन्स कैसे ऑपरेट होंगी, ये सारी चीज़ें। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिमल इन्वेंट्री, आपकी कम से कम इन्वेंट्री होगी। आप थोड़ा सा तो देखो सेफ्टी स्टॉक रखोगे, ठीक है। डिमांड आपको 100% एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी 10 ही गाड़ियाँ बिकेंगी, हो सकता है 11वीं गाड़ी भी आ जाए, 11वां भी कोई डिमांड करने लग जाए बंदा। सो अब मिनिमल इन्वेंट्री आपके पास बचेगी, राइट। उसके बाद आपकी ज़ीरो डिफेक्ट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ़ आइटम्स बनाने हैं और आपके पास सारे SOP सब कुछ है, सबके डिफेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। और आप कस्टमर डिमांड को तो मीट कर ही रहे हो, क्योंकि जितनी डिमांड आ रही है आप उसी तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। अब अगर हम इस चार्ट को देखें, ये मैंने ICI मॉड्यूल से उठाया। सो दिस इज़ बेसिकली एक देखो GIT को क्या कहते हैं, पुल सिस्टम कि पहले डिमांड आएगी फिर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, परचेज स्टार्ट करेंगे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो पहले ही सामान बना लेते हैं, देन पुश इट इनटू द मार्केट कि भाई मैंने कार्स बना लिए हैं, अब मैंने इनको मार्केट में पुश कर दिया है, अब बाकी लोग देखें, कस्टमर्स देखते रहे उनको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, ठीक है। आपको डिमांड से आप इतना रिलेट नहीं कर पाते, आपने सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई कम कर दी, जैसे भी है, राइट। सो आप देखोगे कि सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल की। अब देखो
देखो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, आप पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, देन यूल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, फिर काम करने के बाद आप उसको फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करोगे, एंड देन कस्टमर्स को बेचने के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दोगे। ये ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। बट इन GIT सिस्टम आप क्या करो, पहले कस्टमर से डिमांड एक्सट्रैक्ट करोगे, कस्टमर को कितना अमाउंट ऑफ गुड्स चाहिए, उसके बेसिस पर आप ये कैलकुलेट करोगे आपको कितने फिनिश्ड गुड्स चाहिए। फिर आप देखोगे कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा या क्या होगा, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपने रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन कर ली, एंड देन आप सप्लायर को अपना ऑर्डर पंच करोगे कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए। सो GIT इज़ बेसिकली अ बैक कैलकुलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, राइट। सो इससे क्या होगा, आपका वर्क इन प्रोसेस भी कम होगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैनमैन कार्ड्स होते हैं कि देखो, कैनमैन कार्ड्स आर बेसिकली कलर क्यू कार्ड्स। आप बेसिकली ये क्या होता है, फ्लैग्स होते हैं, देखो आप कुछ भी कह सकते हो, फ्लैग्स, या आप उनको साउंड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट होती है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ कैनमैन कार्ड, ठीक है। अगर आपकी मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया या आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया और आपको थोड़ा ज़्यादा सामान चाहिए उसको ठीक करने के लिए, तो आप एक कार्ड शो अप करोगे कि मेरा वो वाला मटेरियल ख़राब हो गया है, मुझे वो वाला मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो हर कलर कार्ड का एक अलग पर्पज़ होगा। सपोज एक रेड कार्ड है, दिस मीन्स कि कोई ना कोई दिक्कत आई है किसी मशीन में या किसी प्रोडक्ट में। सो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अब जहाँ फोकस पॉइंट है वो उस कार्ड वाले एरिया की तरफ है, राइट। नोटिफिकेशन टू पुल मोर वर्क। अब इसको और कैसे डिफाइन किया हुआ है हमारे मॉड्यूल में, बेसिकली जैसे आपके जैसे मशीन्स है कई सारे। अब इसको ना हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम आगे नीचे सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें और अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि व्हाट इज़ कैनमैन कार्ड। ओके, सो अभी आप इतना समझो, दीज आर कलर क्यू कार्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लाइक वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, राइट। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GIT सिस्टम। अब बाकी सारी चीज़ें भी जब आप इतना सारी चीज़ें कंट्रोल्ड वे में आपकी चल रही हैं तो आपके कॉस्ट भी कम लगेंगे, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट भी कम लगेंगी, आपकी प्राइस आप हाई रख सकते हो बिकॉज आप क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हो, सो आप प्राइस को हाई भी ले जा सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट्स एंड बैक फ्लश। मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें बैक कैलकुलेट होंगी। सो आप बैक फ्लश अकाउंटिंग कहते हैं इसको, दैट इज़ नो एंट्री अंटिल द प्रोडक्शन इज कम्प्लीट, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। बेसिकली क्या होता है इसमें, देखो अभी आप इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं पास करोगे, आपने सप्लायर से सामान खरीदा बट आपको ये हो सकता है ना कि आपको और ज़रूरत पड़े या कुछ है, सो आप अभी नहीं अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे कि मैंने सामान खरीदा, मतलब कॉस्ट में बेसिकली आप कोई सामान जैसे नहीं है। अब क्या होगा, आपने कस्टमर्स को सामान अपना सेल कर दिया, ठीक है, हमने मार्केट में डाल दिया या कहीं भी आपने सेल कर दिया अपना सामान, वहाँ से आपको एक इनवॉइस आएगा, ठीक है। आपको उसमें पता चलेगा कि मैंने 100 गुड्स बेचे, तब मैंने 10 कार्स बेची, ठीक है, रेंज ओवर 10 कार्स बेची मैंने, उसमें मुझे इतनी कॉस्ट आई। अब आप बैक कैलकुलेट करोगे अपने प्रॉफिट मार्जिन हटा के कि मेरी एक्चुअल में जो गुड्स की कॉस्ट थी, जब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट थी ओवरहेड्स वगैरह मिलाकर वो कितनी थी, फिर आप उसमें से ओवरहेड्स माइनस करोगे कि आपको कितने कितने लगे थे, ठीक है, वो भी उनके कंजम्पशन के बेसिस पर इस तरीके से। फिर आप निकालोगे कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लगी थी जो रॉ मटेरियल वगैरह था, फिर आप वहाँ से बैक कैलकुलेट करोगे रॉ मटेरियल को, एंड देन फिर आप सप्लायर से कंफर्म करोगे कि उन्होंने कितना रॉ मटेरियल लेना है, एंड फिर आप उनको रिकनसाइल करोगे एंड देन यूल पे दी अमाउंट। सो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है GIT सिस्टम का कि बैक फ्लश अकाउंटिंग सिस्टम को प्रमोट करता है, विच इज़ वेरी मच हैसल वर्दी। सो इसलिए बैक फ्लश आई डोंट नो इस टाइम पे कोई फॉलो भी करता होगा या नहीं करता होगा, बट स्टिल हमारे बुक्स में है, सो वी हैव टू रीड इट, बैक फ्लश। सो दिस वॉज जस्ट इन टाइम, राइट, हमने जस्ट इन टाइम को अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगर आपको उसको और कुछ रीड करना है तो आप इसको अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, ICI मटेरियल से, विच विल बी आई रिकमेंड दैट आप रीड करो उसको, बट इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज इसके बाद आप डायरेक्ट MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है वो ये मुझे नहीं पता था, देन यू कैन गो टू योर बुक, सो आपको वहाँ से क्लैरिटी आएगी। बेसिकली दीज वीडियोज़ आर जस्ट टू क्रिएट एन आउटलाइन इन योर माइंड की व्हाट द टॉपिक इज़, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हमें पता नहीं होता टॉपिक क्या है और हम रीड करने लग जाते हैं, एंड देन हमारे माइंड में कुछ जा नहीं रहा होता है, वी जस्ट जोन आउट। उस चीज़ से बचने के लिए यू हैव टू हैव अ ब्लूप्रिंट, यू हैव टू हैव एन आउटलाइन इन योर माइंड कि चीज़ है क्या, टॉपिक है क्या, सब्जेक्ट है क्या, उसी की बेसिस पे जब आप खुद रीड करते हो तो आपको हेल्प मिलती है। सो दीज वीडियोज़ जस्ट ऑफ दैट पर्पज़
और दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोस, ठीक है। सो जस्ट इन टाइम इज़ दिस। उसके बाद अब हम अपने फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पेज पे हमारा क्या था, हमने जस्ट इन टाइम पढ़ लिया। काइजन कॉस्टिंग अभी हम बाद में पढ़ेंगे, विल रीड सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट। अभी सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना कि कैनबन कार्ड था कुछ, मैंने कैनबन कार्ड दिखाया था आपको। व्हाट वाज कैनबन कार्ड? बेसिकली होता क्या है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपका एक प्रोडक्शन फ्लोर है, ठीक है सॉरी, आपका एक प्रोडक्शन फ्लोर है। अब उसमें आप क्या करते हो, जैसे एक इंसान है, उसको एक मशीन को चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो आपने उस इंसान को उसी मशीन पे असाइन कर दिया कि जो भी प्रोडक्ट होगा, उसमें जो काम होगा, जो इस मशीन से रिलेटेड होगा, वो आप ही करोगे, ठीक है। सो जो जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें जो वो स्पेसिफिक वर्क होगा, जो स्पेसिफिक चीज़ होगी, वो जो मशीन 1 2 3 पे होनी है, वो वही बंदा करेगा और मशीन 1 2 3 पे ही होगी। सो दैट इज़ अ मशीन 1 2 3 सेल। ऐसी बहुत सारी मशीन्स होती है जिन पे काम होता है। या फिर अगर आपके प्रोडक्ट्स में मशीन्स यूज़ नहीं होती, खाली मैनुअल लेबर यूज़ होता है, सो आप मैनुअल लेबर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको एक तरीके से, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, लेट्स डू दिस सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है इसमें, विच विल हेल्प अस एक्चुअली अंडरस्टैंड सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, फ्लो शॉप और असेंबली लाइन वर्क फ्लो। अब ये है क्या, आप देखोगे सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है, सेल 4 है, राइट। आप देखोगे ये असेंबली लाइन चल रही है, बीच में असेंबली लाइन चल रही है। यहाँ सेल 1 है, यहाँ पे 3 मशीन्स रखी हुई हैं। अब यहाँ से सप्लायर ने सामान ड्रॉप किया, रॉ मटेरियल ड्रॉप किया, यहाँ पे मशीन 1 2 3 पे प्रोडक्शन चला, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें वर्कआउट हुई, इन्होंने ले जाकर वो जो प्रोडक्ट, जो हाफ मेड प्रोडक्ट था, जिसको यहाँ पे से करना था, उन्होंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जो सेल 2 है, उस सामान को उठाया। अगर सेल 2 की ज़रूरत थी उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, तो सेल 2 की मशीन्स ने उस पर वर्क किया और उसको बाहर यहाँ पे असेंबली लाइन पे रख दिया। देन असेंबली लाइन मूव कर रही है। अगर सेल 3 की ज़रूरत है तो सामान सेल 3 पे गया, यहाँ पे उसने वर्कआउट किया उस पर, एंड देन बाहर रख दिया असेंबली लाइन पे। सेल 4 की ज़रूरत है, सेल 4 ने वर्क किया उस पर, एंड देन असेंबली लाइन पे वापस रख के पैकेज गुड्स निकल गए। अब देखो, हर सेल के बाहर एक आउटलेट होगा जहाँ पे मटेरियल इनफ्लो हो सकता है, रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से आ सकती हैं। अगर असेंबली लाइन पे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट, तो वहाँ से भी आ सकती है कि रॉ मटेरियल यहाँ से पुश हुआ, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट पुल आउट हो गया, राइट। ये इतना प्यारा लिखा उन्होंने, मटेरियल फ्लो, मशीन यूटिलाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, असेंबली लाइन एंड जीआईटी को कंबाइन कर रहे हैं टू मेक अ बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो। देखो, असेंबली लाइन पे प्रोडक्ट्स बहुत फास्ट बनते हैं, जीआईटी में प्रोडक्ट स्लो बनते हैं, बिकॉज आप उन पर बहुत ध्यान दे रहे हो, उनको बहुत क्वालिटी के साथ बना रहे हो। असेंबली लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स लाइन से लगे हुए हैं, लाइन से लोग खड़े हुए, उन पर कुछ 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 करते जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बनता जा रहा है। इसी को कंबाइन करके इन लोगों ने, कि यहाँ पे वही लोग होंगे जिनको मशीन 1 2 3 बहुत अच्छे से चलानी आती है, ठीक है, एकदम स्पेशलाइज्ड यहाँ पे लोग होंगे, ठीक है, हर सेल में ये लोग होंगे, और बीच में एक असेंबली लाइन है कि प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी बनते जाएंगे और क्वालिटी के साथ भी बनते जाएंगे। सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर हम सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के टेक्स्ट पे आते हैं, तो देखो, वन पीस प्रोडक्शन फ्लो सिस्टम, द अल्टीमेट इन द लीन प्रोडक्शन। दैट इज़ वाई इसको लिखा गया है अल्टीमेट इन द लीन प्रोडक्शन, बिकॉज ये लीन सिस्टम के भी कंपोनेंट्स को ले रहा है बाय मेकिंग द सेल्स, और असेंबली लाइन का भी इसने कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। सो अब देखो इसके गोल्स क्या हैं, ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी मूव करें, वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बने और कम से कम वेस्टेज हो। इसका एक यू शेप डिज़ाइन होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये देखो यू शेप में मशीन्स रखी हुई हैं, सारी मशीन्स जितनी भी है सारी यू शेप में रखी हुई हैं, ताकि एक तो हम देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपको पार्ट को मूव कराना है उसमें ईजी होगा, राइट। ये चीज़ है इसके अंदर। दूसरा, डिफ़िकल्टीज़ इन क्रिएटिंग फ्लो। देखो, हमेशा फ्लो क्रिएट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे एक्सेप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है या बॉटल नेक्स आ जाता है। बॉटल नेक्स क्या होता है कि
कि चीज़ आसानी से चलती है, बट एक मशीन ऐसी है आपको पता है कि इसमें जाके ना कुछ अटकता है, एंड दिस मशीन इज़ अ बॉटल नेक। तो बॉटल नेक अगर वो मशीन आपके सेल में है तो वो दिक्कत करेगी, राइट। पार्ट रूटिंग, अब मान लो अब जैसे ये सेल है, ठीक है, मुझे सेल 1 में यहाँ पे कोई पार्ट था, अब मुझे ये सेल यहाँ से डायरेक्ट सेल 4 में भेजना है, बट अगर मेरे यहाँ पे असेंबली लाइन नहीं होगी तो मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा, सेल 4 में छोड़ के आना पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस असेंबली लाइन ये चीज़ भी ठीक हो रही है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन, राइट। सेल लोड वेरिएशन, इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर्स, इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, बट अगर हम असेंबली लाइन को फॉलो करें तो ये भी चीज़ हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेल रिकन्फिगरिंग, ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम्स। सो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं फ्लो क्रिएट करने में, बट इनको भी हम टैकल कर सकते हैं, राइट। अगर कुछ एमसीक्यू में पूछते हैं डिफ़िकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो या डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, हम ये चीज़ लिख के आ सकते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एक तो देखो सेल्स ने मशीन्स को कंसोलिडेट कर दिया, छोटा बना दिया एरिया को, ठीक है, मशीन्स एक यू शेप में रखी हुई हैं, प्रोडक्ट मशीन्स में फ़्लो करेगा, वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, दूसरे सेल में जाएगा, वहाँ से फ़्लो करेगा, ऐसे करके जितने सेल्स चाहिए उतना में जाएगा, ठीक है। आपने डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया क्योंकि अब यू शेप में मशीन्स रखी हुई हैं। सो ऐसा नहीं है कि पहले मशीन ब्लॉक 1 में रखी है फिर आप ब्लॉक 2 में जा रहे हो 10 कदम दूर, वहाँ मशीन रखी हुई है, आप वही मशीन्स वहीं रखी हुई हैं यू शेप पे, वो अपने आप मूव कर रही हैं, ठीक है। फ्लोर स्पेस भी आपने मिनिमाइज़ कर दिया क्योंकि मशीन एक साथ रख दी, सेल्स बना दिए, असेंबली लाइन लगा दी बीच में, फ्लोर स्पेस भी कम है, इन्वेंट्री भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। हैंडलिंग स्केड्यूल, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज लोग हैं, स्किल्ड पीपल बैठे हैं उन मशीन्स के ऊपर, सो उनका मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं करवाना पड़ेगा, हैंडलिंग भी अच्छे से होगी उनकी, राइट। एक्यूरेट कॉस्टिंग वगैरह, आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन मशीन्स में बेसिकली क्या होता है ना, पूरी एक कंप्यूटर सिस्टम अटैच्ड होता है जो बताता है कि क्या मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस, अगर आप उसमें सब चीज़ें फिट कर दो तो ठीक है, आप प्रोडक्शन क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हो, असेंबली लाइन के साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो रहा है एंड क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है, ठीक है। अब जैसे कोई बनता है उसको पता है कि वो ये मशीन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा कि उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको पता है कि कैसे ठीक होगी, ठीक है। ही हैज़ द आइडिया ऑफ दैट, सो वो चीज़ वहाँ से सेव होती है, राइट। अब लिमिटेशंस क्या हो सकती है इसकी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो देखो दिक्कत आएगी, बिकॉज अगर एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो एकदम से आपको टैकल करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज आपने डिमांड के बेसिस पर अपना ये जो पुल सिस्टम है ये मेंटेन किया हुआ है। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो आपको एकदम से ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, एंड दैट कैन बी डिफ़िकल्ट, नॉट मतलब पूरी तरह से डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ आप फ्लेक्सिबल कम होंगे क्योंकि आपकी मशीन्स में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बन सकता है, एक पूरा भी प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट बन सकता है, तो क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट ठीक है, ये इतना बड़ा कौन नहीं है जितने ज़्यादा इसके प्रोज हैं, ठीक है। दिस वॉज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मेरे को आपको कैनबैन कार्ड समझाना था। सो बेसिकली कैनबैन कार्ड में क्या है, अब जैसे सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में ये एक सेल है, अब अगर इसको कुछ सामान पुल करना है, अब जैसे सेल 1 के बाद, सेल 1 को नहीं पता, लेट्स से सेल 1 को नहीं पता कि मुझे इसके बाद सामान कहाँ भेजना है, बट सेल 4 को पता है कि सेल 1 के बाद मेरे पास आना चाहिए प्रोडक्ट, तो सेल 4 क्या करेगा, कार्ड रेस कर देगा कि मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, सो ये इसको सामान पहुंचा देगा। या एक और चीज़, इसके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया सेल 4 के पास, सो अब ये कहाँ से लेके आएगा रॉ मटेरियल, तो ये यहाँ पर कार्ड शो कर देगा कि मेरे पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है, आप ऑर्डर प्लेस करो, रॉ मटेरियल लेकर आओ, ताकि कोई भी चीज़ रुके नहीं। अब कैनबैन कार्ड्स भी यूज़ होते हैं बॉटल नेक्स के लिए। अब जैसे मान लो सेल 3 एक बॉटल नेक है, यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे आके बहुत स्लो हो जाता है काम, तो अब इसने तो बना दिया, इसके पास इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, राइट, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बना रहा है बट इसके पास इकट्ठा होता जा रहा है। सो ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेगा, एक कार्ड शो कर देगा कि मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है, अभी आप और मत प्रोड्यूस करो, पहले मैं ख़त्म कर दूँ उसके बाद आप स्टैकअप करना। सो ये इस तरीके से भी कार्ड यूज़ हो सकता है। बेसिकली आप अपना पर्पस शो करते हो कैनबैन कार्ड से कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। दिस वॉज सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो हमने जस्ट इन टाइम कर लिया, 5S कर लिया, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब आते थे काइजन कॉस्टिंग पे। अब ये काइजन कॉस्टिंग क्या होती है, काइजन कॉस्टिंग इज़ बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से एक बड़ा चेंज आता है, बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, राइट। सो काइजन कॉस्टिंग, छोटे छोटे कॉस्ट सेविंग से, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से आप एक बड़ा कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो।
सबसे पहले तो आपको कॉस्ट रिडक्शन गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने करोड़ की कॉस्ट सेव करनी है। अब आप आइडेंटिफाई करो कि आज कितनी कॉस्ट लग रही है, मुझे कितनी कॉस्ट सेव करके मेरी क्या कहते हैं जो फ्यूचर कॉस्ट है वो कितनी लगनी चाहिए, उसका आप गैप आइडेंटिफाई करोगे। गैप आइडेंटिफाई करने के बाद आप एनालाइज करोगे कि इस गैप को कैसे हम फिल कर सकते हैं, इस गैप को कैसे हम, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट में लग रही है जो मुझे सेव करनी है, इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। आप एक प्लान बनाओगे कॉस्ट रिडक्शन का, सारी चीज़ें एनालाइज करके इधर उधर से। फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करोगे ये एनालिसिस करते हुए। क्या? सबसे पहले आप कस्टमर को जानो, कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए, अब जो कस्टमर को चाहिए उसके बेस आप प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन करोगे अपना, राइट। अब आप फ्लो बनाओ कि ज़ीरो वेस्टेज के साथ मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। गो टू गेम्बा। गेम्बा क्या होता है? ये गेम्बा होता है बेसिकली एक्शन पॉइंट, कि ये आपका एक्शन है, आप इस पे आपको एक्शन लेना है। एम फॉर फॉलोइंग एक्शन, आप एक्शन लोगे, आप अपने लोगों को एम्पावर करोगे कि हमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आना है, बड़ा चेंज लेकर आना है। आप अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करो कि वो इसी वे में, इसी माइंडसेट के साथ वर्क करें। काइजन इज़ बेसिकली अ माइंडसेट, ठीक है। इस माइंडसेट के, जब ये माइंडसेट आ जाता है उसी के बाद आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रखो सारी चीज़ें, क्या कहाँ से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब आपके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए उसकी। बॉटम्स अप पाथ, काइजन कॉस्टिंग फॉलो करने के लिए 2 पाथ्स होते हैं, बॉटम्स अप पाथ और टॉप डाउन पाथ। ये बॉटम्स अप वाले बॉटम्स अप की बात नहीं हो रही है, आपने बचपन में हायरार्की पढ़ी होगी एक मैनेजमेंट की, ठीक है। टॉप, मिडिल, लोअर, ठीक है। तो जो लोअर और लोअर के बाद भी वर्कमैन आते हैं, राइट। तो बॉटम्स अप क्या होता है कि वर्कमैन, अगर मान लो कहते हैं कि वर्कमैन आर द पीपल हु वर्क एट द ग्राउंड लेवल वर्कर्स होते हैं वो, राइट। उन्होंने कुछ वर्क किया, ठीक है, उनको लगता है कि इस चीज़ को अगर हम ऐसे करें तो कॉस्ट सेव कर सकते हैं। उन्होंने लोअर मैनेजमेंट पर बात पहुँचाई, उन्होंने डिस्कशन किया, उन्होंने कुछ और अपने एड ऑन्स किए या कुछ करा। उसके बाद उन्होंने मिडिल मैनेजमेंट पर बात पहुँचाई, मिडिल मैनेजमेंट में अपना एनालिसिस करा, ये सब करा, ओपिनियंस लिए, फलाना ढिमाका, एंड देन उसके बाद उन्होंने टॉप लेवल पर बात पहुँचाई। उसके बाद ये होता है बॉटम्स अप पाथ, कि नीचे से सामान ऊपर जा रहे हैं, नीचे से थॉट्स एंड ओपिनियंस ऊपर जा रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन के, राइट। दूसरा होता है टॉप डाउन पाथ, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे फ्लो होंगी। दैट इज़ टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है, फिर मिडिल पे जाता है, फिर लोअर पे जाता है, फिर वर्कमैन के को कम्युनिकेट किया जाता है। सो दैट इज़ बॉटम्स अप एंड टॉप डाउन पाथ। अगर आप इस डायग्राम को देखो, कॉस्ट रिडक्शन प्लान आपने बनाया, ठीक है। देखो करंट एक्चुअल कॉस्ट क्या है और काइजन कॉस्ट क्या है, आपने गैप आइडेंटिफाई किया, आपने प्लान बनाया। अब आपको लगता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स में चेंज करना है जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, या फिर मुझे लगता है कि मुझे ना इस तरीके से नहीं मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इस दूसरे तरीके से करना चाहिए ताकि मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो। या फिर टीम की कुछ एक्टिविटीज़ है जो कॉस्ट को ज़्यादा क्रिएट करें, तो आप टीम को समझाओ कि यार देखो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें काइजन कॉस्टिंग में होती हैं। सो हमने काइजन कॉस्टिंग भी कंप्लीट कर लिया। देखो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, इनका सेंस समझ लोगे, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हमारा कोई पेपर ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी में लेकर आए, आपको याद करने हैं इनके फैक्ट्स, फीचर्स, की सारी चीज़ें याद करनी है, ये सब कुछ नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, MCQs में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, राइट। अब हमने जस्ट इन टाइम कर लिया, काइजन कॉस्टिंग कर लिया, 5S कर लिया, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब हम आ जाते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है? ये सबसे बड़ा है। अब ये सबसे बड़ा भी है और सबसे ईजी भी है, मुझे ऐसा लगता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? देखो हमने कहा था ना कि फाउंडेशन पिलर्स ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है हमारा 5S। अब देखो 5S मेरे यहाँ पर है और ये TPM के गोल्स होते हैं, 0 डिफेक्ट्स, 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट्स। देखो डिफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए। डिफेक्ट्स कम से कम कब होंगे? जब मशीन कम से कम ब्रेक डाउन करेगी। सो अगर कोई ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे तो फिर कोई एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि ठीक करने कोई मशीन को आएगा नहीं, मशीन में ऊपर नीचे कहीं चढ़ना नहीं पड़ेगा। सो 0 एक्सीडेंट्स, 0 ब्रेक डाउन एंड अल्टीमेटली 0 डिफेक्ट्स, और क्वालिटी प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा। 5 से क्या होगा? देखो अब TPM को क्यों बनाते हो? ताकि मेंटेनेंस खुद होती रहे, खुद ही मेंटेनेंस होती रहे चीज़ों की। मतलब वर्कर्स को पता है कि ये स्क्रू ढीला हो रहा है, इसको टाइट कर देते हैं, ये यहाँ पे ऑयलिंग की नीड है, वो खुद ही ऑयल कर देंगे। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, आपको अलग से नहीं किसी बंदे को बुलाना, वो मशीन चेक करे और कहे कि इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ये वो, इस तरीके से। आपकी प्लान्ड मेंटेनेंस भी होनी चाहिए कि लेट से 3 मंथ्स के बाद मुझे अपनी मशीन को एक बार तो दिखवाना है,
मैकेनिक से या सॉरी मतलब जो भी बोलते हैं उनको, इंजीनियर से दिखाना है मशीन को कि मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट इस क्या है बेसिकली? फोकस्ड इम्प्रूवमेंट अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होगा ना। जब आप ये दोनों चीज़ें करोगे तो अपने आप आपको पता है कि मशीन में और क्या दिखना है और मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है, मुझे अपनी क्वालिटी में किस चीज़ पर फोकस करना है। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, पहले से इक्विपमेंट को मैनेज करके चलो, ठीक है। आप जब इक्विपमेंट को मैनेज करोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कुछ खराबी आ गई या कुछ आ गई, क्योंकि आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस कर ही रहे हो, प्लान्ड मेंटेनेंस कर ही रहे हो। सो और इक्विपमेंट को मैनेज भी कर लो कि मान लो कि ये इक्विपमेंट अब ख़राब होने वाला है, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो आप पहले से आइडेंटिफाई करके रख लो कि ये इक्विपमेंट की वारंटी एक्सपायर कब होगी, या ये इक्विपमेंट अब अपडेट हो गया, मुझे न्यू इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो ये मैनेजमेंट आप ऑलरेडी करके रखो ताकि टाइम पर सारी चीज़ें हो जाए। क्वालिटी मेंटेन करके रखो, ठीक है, अपने आप क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अपने एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को एजुकेट करो, ट्रेन करो कि देखो मशीन ऐसे काम करती हैं, हम इस तरीके से और अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ऑफिस प्लेस पर भी आप टीपीएम अप्लाई कर सकते हो कि ठीक है, डेस्क किस तरीके से रखी हुई हैं या किस तरीके से हम वर्क फ्लो करवाएंगे, ठीक है, ऑफिस में फाइल्स, ये सारी चीज़ें मतलब ऑफिस में भी आप मेंटेन करके रख सकते हो। एंड सेफ्टी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी का ध्यान रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, ठीक है। अपने इक्विपमेंट्स में, मशीन्स में या फैक्ट्रीज़ में आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाओ ताकि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए, एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। सो टीपीएम के स्टेजेस होते हैं: प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सबसे पहले तो आप प्रिपेयर ही करोगे ना, प्रोग्राम बनाओगे, एक प्लान बनाओगे, फिर एम्प्लॉयज़ को बताओगे कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सप्लायर्स को इंटीमेट करोगे, कस्टमर्स को इंटीमेट करोगे, देन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। ये 8 एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब बेसिकली अगर ये चीज़ अचीव हो रही है तो फिर आपको रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे, रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे अपने, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, मतलब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, टीपीएम के रिवॉर्ड्स। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जब आपने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप उसके रिवॉर्ड्स रीप करो, ठीक है। फाउंडेशन पिलर्स ऑफ टीपीएम, अभी हमने इनके बारे में देखा, अब उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन टीपीएम, देखो इसका एक न्यूमेरिकल सवाल होता है, मतलब एक रेशियो होता है बेसिकली, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ये क्या होता है? अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी हम कहेंगे कि कब अच्छा है, जब ये मोर देन 80% हो, ठीक है। बट इंडिविजुअली अवेलेबिलिटी हम कब अच्छी बताएंगे? जब ये मोर देन 90% होगी। परफॉर्मेंस आप कहेंगे कि अच्छी है, ठीक है, जब वो मोर देन 95% होगी। क्वालिटी हम कब अच्छी बताएंगे? जब वो मोर देन 99% होगी। अब ये कहाँ से निकलेगा 90%, 95, 99? ये निकलेगा यहाँ से। इसको आप आराम से बैठ के देख सकते हो। ये जब हम बचपन में निकालते थे, जो अपने इंटरमीडिएट में भी अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो निकाला हुआ है, राइट। बट इसको भी हम और अच्छे से देखेंगे, एक बार रिव्यू कर लेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब हम आ जाते हैं फाउंडेशन पिलर्स पर। 5S क्या है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या है, फोकस्ड इंप्रूवमेंट क्या है, प्लान मेंटेनेंस क्या है, अर्ली मैनेजमेंट क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि होता क्या क्या है। इसको आप आराम से यहाँ से रीड भी कर सकते हो कि मतलब अगर आपको वर्ड्स चाहिए उनको देखने के लिए, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगी। फोकस्ड इंप्रूवमेंट, माइनर इंप्रूवमेंट्स मेड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है, वो ये फोकस्ड इंप्रूवमेंट वैसे ही है। काइजन फॉलो करो आप, ठीक है, वाई एनालिसिस करो, समरी बनाओ लॉसेस की, क्यों मेरे लॉसेस हो रहे हैं, तो दैट इज़ इंप्रूवमेंट। आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, इसको आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही हो जाएगा आपके लिए, राइट। वही हो गए। अब हमारे पास लास्ट आता है 6 सिग्मा, विच इज़ बेसिकली बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। 6 सिग्मा मीन्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक टू रिड्यूस डिफेक्ट्स। 6 सिग्मा का मतलब होता है कि आप सिर्फ 3.4% डिफेक्ट्स करोगे, ठीक है, मतलब सॉरी 3.4 डिफेक्ट्स करोगे 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ में से। 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाए तो 3.4 आप खो सकते हो, खोने की चाह रखते हो, खोने की क्षमता रखते हो। दैट इज़ गेटिंग थिंग्स डन 99.99966% ऑफ द टाइम। इतना आपकी एक्यूरेसी आ जानी चाहिए ठीक करने में काम को। अब इसको आप देखो, 6 सिग्मा होता है ये। अब ऐसे कई सारे सिग्मा लेवल्स होते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। अब देखो
1 सिग्मा आप कब कहोगे, जब आपको 6,91,462 डिफेक्ट्स होंगे। 2 सिग्मा जब आपको इतने डिफेक्ट्स होंगे। 3 सिग्मा आपको इतने डिफेक्ट्स होंगे। अब हर सिग्मा की एक उन्होंने बताई कि लॉस है, नॉन कम्पेटिटिव है, एवरेज इंडस्ट्रीज 3 सिग्मा पे वर्क करती हैं। 4 सिग्मा जिसका होता है वो अबव एवरेज है। 5 सिग्मा अगर है तो बिलो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, और 6 सिग्मा है तो नियर परफेक्शन है। इस तरीके से 6 सिग्मा को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो DMAIC एंड DMADV। DMAIC क्या? डिफाइन, मेजर, इम्प्रूव, कंट्रोल। DMADV डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन, वेरीफाई। DMAIC आप करते हो जब आपके पास ऑलरेडी एक टेक्निक है, आपको उसको इम्प्रूव करना है तो आप DMAIC लगाते हो। और अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, आपको डेवलप करनी है, तो फिर आप DMADV अप्लाई करते हो। डिफाइन, सबसे पहले तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब आप आइडेंटिफाई करो। देन आप मेजर करो कि आपको उन चीज़ों पर पहुंचना कैसे है। आप कस्टमर नीड्स को मेजर करो कि इसको चाहिए क्या, स्पेसिफिकेशंस क्या है, मेजर करो। उसके बाद एनालाइज करो कि कहाँ से आप उस चीज़ को एक्चुअल में ठीक कर सकते हो। अगर हम DMAIC की बात करें तो आप एनालाइज करो कि डिफेक्ट्स कहाँ से आ रहा है, दिक्कत कहाँ से आ रही है उस मेरे एक्चुअल टेक्निक में, एक्चुअल प्रोसेस में, जो मुझे उसका रूट कॉज क्या है, पुअर परफॉर्मेंस का या किसी चीज़ का, डिफेक्ट्स का। अगर आप DMADV करें तो आप एनालाइज करो कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या, मुझे कैसे वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, वापस लानी है। देन DMAIC में इम्प्रूव करोगे प्रोसेस को, इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स लगाओगे, एंड देन कंट्रोल करोगे कि वो चीज़ इम्प्रूवमेंट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सिमिलरली एंड DMADV आप डिज़ाइन करोगे प्रोसेस को, एंड देन उसको वेरीफाई करोगे वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पे आप उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस भी रीड कर सकते हो। दिस वॉज दी लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, ठीक है, अच्छे से आपको बता दिया, ब्लूप्रिंट दे दिया, आउटलाइन दे दी कि चैप्टर में है क्या। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, लाइक आप इसको अपने IBS पेपर से एक दिन पहले भी देख सकते हो सारी वीडियोस, इस वीडियो को, कि आपको एक याद आ जाएंगी सारी चीज़ें कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें वो था, राइट। दिस वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।